बेटे ने खुद पर गोली चलवाई थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में साफ हुआ और यह भी साफ हो गया कि संपत्ति विवाद के चलते अपने चाचाओं और उनके परिवार को फंसाने के लिए गोली चलवाई गई थी। संपत्ति पूरे विवाद था, उसको लेकर गोली चलवाई थी। सीसीटीवी फुटेज में जो हमलावर थे उन्होंने गोली चलाई और मुनव्वर राणा के बेटे एक साथ बातचीत करते हुए दिखाई भी पड़े हैं। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए इस वक्त। लखनऊ से शाजिया जुड़ी हुई है, रायबरेली से विवेक राय जुड़े हुए हैं। शाजिया, पहले मैं आपका रुख करती हूँ। जिस तरीके से मुनव्वर राणा ने पहले ये कहा कि यूपी पुलिस ने उन्हें परेशान किया और उसके बाद जब कहानी खुली तो वो कुछ और ही निकली। ये पारिवारिक साजिश, पारिवारिक रंजिश से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें सबसे बड़ी साजिश मुनव्वर राणा के बेटे का ही सामने आ रहा है। बिल्कुल श्वेता, देखिए षड्यंत्र था और साजिश थी और इसका भंडाफोड़ पुलिस के द्वारा कर दिया गया। 28 तारीख को तबरेज राणा ने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कोतवाली में कि उनके साथ शाम 5:45 पर हमला हुआ, लेकिन वो सब षड्यंत्र निकला, पूरी साजिश निकली, भंडाफोड़ हुआ। बड़ी खबर तो यह है कि अब तक तबरेज राणा का कुछ पता ही नहीं है, ना ही उनके पिता मुनव्वर राणा इस बारे में बोलने को कुछ तैयार है, क्योंकि तबरेज राणा तो गायब है, लेकिन उसकी धरपकड़ की कोशिशें लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है, उसको लगातार ढूंढा जा रहा है। और इस बीच तबरेज राणा की जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चाचा कानूनी सलाह ले रहे हैं, कानून की अब सहायता ले रहे हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि उनको जान की धमकी दी गई है, उनको हमले का डर सता रहा है, तमाम बातें जान जा सकती है, शाजिया की जा रही है, लेकिन आखिर तबरेज है कहां? सवाल इस बात को लेकर है। विवेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, मुनव्वर राणा के भाई कह रहे हैं कि तबरेज भूमाफिया की तरह काम कर रहा है लेकिन गायब है। सवाल इस बात को लेकर भी बना हुआ है। अभी तक जो जांच चल रही है, जो अब धरपकड़ तेज हुई है, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, इस पूरे प्रकरण में 4 लोग की गिरफ्तारी कल ही हो चुकी थी और अभी तबरेज गायब है। फिलहाल रायबरेली की पुलिस अलग अलग जगहों पर तबरेज को लेकर के छापेमारी कर रही है। परसों भी मुनव्वर राणा के घर पर रायबरेली पुलिस गई थी और वहां पर छापेमारी की, लेकिन उस दौरान पुलिस का ये कहना है कि तबरेज वहां पर नहीं मिला और अभी भी फिलहाल तबरेज के अलग अलग जगहों पर छापेमारी जारी है। हालांकि मैं इस वक्त इस पूरे प्रकरण के जिनके ऊपर आरोप रहा और जिनके ऊपर सबसे पहले तबरेज ने आरोप लगवाया, मैं उनके साथ मौजूद हूँ। इस्माइल राणा साहब हैं, आप उनके भाई हैं। और मैं इनसे ये समझूंगा, इस्माइल राणा साहब, सबसे पहले तो आप रिपब्लिक को ये बताइए कि पूरा का पूरा मामला क्या रहा, क्यों आप लोग के ऊपर ये आरोप लगा, तबरेज ने ये कहा कि उस पर हमला किया गया, क्या चीज़ें रही? देखिए, ये तो मुनव्वर राणा और उनके बच्चे पता नहीं मामले को कहां से कहां ले जा रहे हैं। बहुत मामूली सी बात थी कि हम लोगों की पुश्तैनी ज़मीन शहर रायबरेली में वहाँ मौजूद थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पिताजी को मरे हुए आज लगभग 22 साल 24 साल हो गए, लेकिन कोई वहाँ बंटवारा हम भाइयों में कोई नौबत ही नहीं आई। ये लगभग 1 साल से यहाँ आने लगा था और सही मायनों में उस वक्त आने लगा था जब मुनव्वर राणा ने ये अनाउंस किया था कि मैं ये जगह बाबरी मस्जिद का जो है यहाँ बनाई जाए और मैं जगह 5 एकड़ दे देता हूँ, जबकि मुनव्वर राणा की अपनी तो 5 एकड़ जगह भी वहाँ नहीं थी। लेकिन बहरहाल भाइयों की सारे भाइयों की मिला के ज़्यादा है, लगभग 12-13 एकड़ है, तो सबसे मिलके जगह दे दी जाती है। लेकिन तभी से इनका लड़का जो है यहाँ पर निगाह गाड़ा और आता जाता था, शूटिंग करने आता था। और क्या करने आता करना मतलब वो क्या शूटिंग शौक है? भाई उनके पास तो हर रईसों वाले शौक हैं, क्योंकि बकौल मुनव्वर राणा के मेरा बाप तो अनवर ड्राइवर था, तो मोदी जी भी चाय वाले थे, लेकिन मेरे बाप ने एक रुतबा कमाया अनवर ड्राइवरी से और अपना एक मुकाम बनाया कलकत्ते में और एक नामचीन शख्सियत रहे कलकत्ते के, जिसका फ़ायदा मुनव्वर को मिला, मुनव्वर अली आतिश को मिला और मुनव्वर अली आतिश बाप के ही नाम का सहारा लेके मुनव्वर राणा बन गए। लेकिन आज वो कहते हैं कि विवेक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और शाजिया भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। विवेक, आप इनसे ये भी पूछिए कि मुनव्वर राणा तो ये कह रहे हैं कि सारी साजिश इन लोगों की तरफ से रची गई, बाकी जो उनके भाई हैं उनकी तरफ से रची गई, जो जमीन का विवाद है वो इनकी तरफ से शुरू किया गया। सेक्रेटरी थे और वहां 2 अनवर थे। एक जो जमीन का विवाद है वो क्या पूरा मसला, वो जरा समझाइए, कागजों के माध्यम समझाइए क्या पूरा मसला? जी देखिए, वहां पे हम लोगों की जमीन थी और ये लड़का आने लगा और आके इसको बेचने का हिसाब लगाने लगा और वो जमीन जो है ये वहां कुछ जमीन मुनव्वर राणा के नाम से है,
कुछ हम लोगों के नाम से है ये, और कुछ मेरे वालिद के नाम से है। उसके बाद ये अभी बंटवारा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि वो आया और उसने 1 बीघा जमीन जो कि लगभग 1,45,00,000 की वो बेच के निकल गया। और जो बेचा वो जमीन हम लोग, किसके नाम थी वो हमारे नाम इस्माइल राणा और राफे राणा, इस्माइल राणा और राफे राणा के नाम, और कुछ जमीन जो है वो मेरे वालिद के नाम थी, जो उसने क्योंकि अभी घाटों के अंदर हिस्से थे। तो उन्होंने कौन सी, जो आपके फादर के नाम जमीन थी वो बेची, या जो आप दोनों के बेची? उसमें मेरी जमीन थी, मेरे भाई की जमीन थी, और मेरे बाप के नाम भी जमीन है। तो वो कैसे बेचने के, उसके हकदार कैसे? नहीं, वो कोई हकदार नहीं था और वो बेच के चला गया। और उसने बेचने, ये उसकी खतौनी वगैरह है, ये सब उसकी खतौनी है, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, कोई मैंने नहीं बनाया है, ये मैंने नहीं बनाया है डॉक्यूमेंट्स। और ये फर्जी, उसने ये फर्जी बेचा यहाँ के भू माफियाओं के हाथ ये जमीन। ये उसका किन लोगों को बेचा, कौन लोग हैं जिनको बेचा? ये है, ये जमीन बेची जिसमें मुनव्वर राणा और तबरेज राणा का फोटो है। चाहूंगा, जब उनको बेचने का अधिकार नहीं था तो वो जमीन बिकी कैसे? क्या उसके पीछे कौन लोग हैं? क्या कोई साजिश रही? ये साजिश करके और इन लोगों ने ये बेच के सरासर फर्जी ढंग से इस जगह को, वो चूंकि भू माफिया थे, उन लोगों को कागज वागज से इतना मतलब नहीं था। वहां उन लोगों को एक रास्ते की तलाश थी, जो कि हमारी जमीन से होके दूसरी जमीनों में रास्ता नहीं था। तो उन लोगों ने वो जमीन ले लिया, एक जब्बार नामी डमी को खड़ा करके, और वहां वो जमीन ले ली। जब ये खबर हम लोगों के पास आई तो हम लोगों ने इस चीज को बड़े भाई से कहा कि भाई ये सब क्या हो रहा है। तो भाई उनका राणा साहब से, मुनव्वर राणा साहब से, लेकिन उस शख्स को इतना अहंकार हो चुका है कि उन्होंने कहा तो जिसमें दम होगा वो ले लेगा। तो भाई हम लोगों ने, कोर्ट केस भी चल रहा है कि जमीन जी फिर हम लोगों ने फौरन बंटवारे का, कोई वैसा नहीं, बंटवारे के लिए कोर्ट में एक केस कर दिया कि भाई हमारी जमीन का बंटवारा किया जाए, और अखबारों में ये दे दिया कि ये जमीन ना कोई बेच सकता है ना खरीद सकता है। ये है ये फिर होल्ड पे हो गई। हाँ, वो होल्ड पे है। और इसी से ये तबरेज एकदम बौखला गया कि क्योंकि उसकी कोई आमदनी नहीं है, कुछ नहीं है। जो उसने यहाँ जमीन बेची, उसको बेचते ही 3 दिन के बाद वो 42 लाख की एक गाड़ी एमजी की लेकर आ गया, जिस पे फायर दिखलाया गया है। ये हमारी ही जमीन बेच के और ये गाड़ी लाई गई। तो बहरहाल वो बौखला गया कि अब तो ये हो गया। बड़े फायर करवाने का कारण आपको क्या समझ में आता है? क्या जो मुकदमा हुआ, मैं ये बोल रहा हूं कि जब उसने देखा है तो ये आप देख लें, जो नाम है इस्माइल राणा, राफे राणा, शकील राणा, जमील राणा, यासर राणा, ये और मुनव्वर राणा, तो मुनव्वर राणा की तरफ से ये केस हुआ हम लोगों पे 307 का कि हम लोग सब अंदर चले जाएं, और जाने के बाद वो अपने बाप को पता नहीं क्या समझते हैं कि फिर सब के सब हमारे घर की औरतें जाएंगी और जाके उनके पांव गिरेंगी। और वो जब ये मामला हुआ, जब उस दिन गोली चली, तब आप लोग कहाँ थे? क्योंकि जैसे ही मामला हुआ तुरंत एक बड़ा हाइप हुआ कि मुनव्वर राणा के बेटे पर गोली चली, इतना बड़ा हाइप हुआ। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? मैं इस्माइल राणा, मैं दिल्ली रहता हूं, मैं उस वक्त दिल्ली में था। ये मेरा यासर राणा भतीजा, ये गोरखपुर में अपनी ससुराल गया हुआ था। ये हमारा छोटा भाई राफे राणा, जिसका अभी 2.5-3 महीने इस्माइल राणा तफसील से बता रहे हैं कि क्या हुआ, लेकिन क्या मुनव्वर राणा जिस तरह से कह रहे थे कि उन पर किस तरह से उनके घर पर धावा बोल दिया पुलिस ने, बिकरू कांड को दोहराने की कोशिश हो रही है, क्या वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं? में था। चाहूंगा, जैसे उस दिन परसों देर रात जब पुलिस गई मुनव्वर राणा के घर पे, उसके बाद ही उन्होंने उनके परिवार के तमाम लोगों ने वीडियोस जारी किए। उन्होंने कहा कि पुलिस अचानक से धमक आई, उन्होंने कहा बिकरू कांड दोहराने की कोशिश हुई। ये सारी चीज़ों पर आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक तरीके से मीडिया में आने के लिए सारी चीज़ें की गई, या क्या है? देखिए, ऐसा है कि असल में जो तबरेज राणा और उनकी बहनों ने जो साजिश रची थी, बहनें भी उसमें शामिल हैं साजिश? टोटल बहनें और दामाद भी उनके, मतलब बस
क्या कहेंगे। और इन लोगों का तो मंशा था कि ये सारे चचा और भतीजे सब जेल चले जाएं। एफआईआर में आप सभी लोगों के नाम उनके नाम हैं एफआईआर में, तो चूंकि हम लोग गए नहीं तो वो शॉक्ड हो गए और आज पुलिस गलत है। अगर उस फर्जी केस में हम लोग अंदर चले जाते तो मेरे ख्याल से इस वक्त मुनव्वर राना रायबरेली में पुलिस डिपार्टमेंट को, प्रशासन को रिवॉर्ड दे रहे होते। लेकिन जब ये मामला खुलासा हो गया, हम लोग यहाँ बैठे थे और जिस रात ये कांड हुआ है उस रात मैंने कोतवाल को फ़ोन किया दिल्ली से कि साहब मेरा नाम इस्माइल राना है और मैंने ये सुना है, मेरे छोटे भाई वगैरह सब वहाँ हैं और मैं भी सुबह यहाँ से निकल रहा हूँ। तो बोले ठीक है, आप यहाँ आइए, बात कीजिए। इसने पूछताछ में क्या कहा, आपसे क्या समझने की कोशिश? नहीं, हमसे मुलाकात नहीं हुई, दूसरे परिवार से पूछताछ को, हाँ, मेरे भाइयों को बुलाया और मेरे भाइयों को बुला के उन्होंने सब अपनी पैनी निगाह, पुलिस साहब ऐसे ही पुलिस नहीं बन जाती है, उसने बॉडी लैंग्वेज जुमलों से पहचानती है, उसने सब देखा, 4-5 घंटे तफ्तीश किया, उसके बाद बोला अच्छा ठीक है आप लोग जाइए और जरूरत पड़े तो फिर आ जाइएगा। एक बार पुलिस ने आप लोग को बुलाया क्योंकि ये पहले दिन ही से पूरा शहर बोल रहा है कि यार ऐसे गोली चलती हैं, वो ड्राइवर की तरफ से जा रहा है वहीं पे रख के ठोक दे, लेकिन ना, वो जाके यूं घूम के और फिर उधर उस साइड में बॉडी पे गोली मार के और फिर यूं निकलता है और फिर ड्राइवर की तरफ से यूं चला जाता है। नंबर 1। नंबर 2, एक बात बताइए, ये बात जैसे सीसीटीवी आने के पहले भी क्या ये बात आप लोग के संज्ञान में आ गई थी कि ये सुनते ही जैसे ही सुना हमने बता दिया, क्योंकि इस परिवार का मैं ये जानता हूं, इसकी बहन के ऊपर 2 महीने पहले 2 नकाबपोशों ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की, सुमैया राना, सब फर्जी। और ये सुमैया राना ही की कहने से मुनव्वर राना ने एक बयान दे दिया कि 23 तारीख को कि योगी जी उनका कत्ल करवा रहे हैं। अब मतलब योगी जी के पास इतना बड़ा जिला चलाने, स्टेट चलाने का मुनव्वर राणा के परिवार के साथ इस समय मौजूद है, उन लोगों के साथ इस समय मौजूद है जो खुद मुनव्वर राणा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आप उनसे इस समय ये सवाल पूछें कि क्या योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बार बार बिकरू कांड याद दिलाया जा रहा है मुनव्वर राणा की ओर से, उनकी ओर से कहा गया कि बिकरू कांड दोहराने की कोशिश हुई है। सवाल पूछिए उनसे। जी हाँ, बिल्कुल। जो बिकरू कांड को लेकर के बार बार वो कह रहे हैं कि पुलिस क्यों उनके पास पहुंची, लगातार जो मीडिया में कल लगातार दिन भर हाइप रही, उनका ये कहना है कि तबरेज़ वाले प्रकरण में जो पुलिस है वो जांच करे, वो बार बार उस बात से बचते हुए नजर आए कि तबरेज़ ने क्या किया क्या नहीं किया, ये पुलिस की जांच का विषय है। पर पुलिस क्यों ऐसे धमकी, क्यों उनके जो उनका आवास है वहाँ पर क्यों पहुँची, उनका बार बार पुलिस पर यह कहने का आरोप है कि बिकरू कांड होने जैसी साजिश है। इस पर क्या कहना है आप? देखिए, एक बात आप बताइए कि पुलिस ने अपनी पूरी तफ्तीश की और हम लोग बेकसूर थे। 3 दिन में उसने पूरे सारे सीसीटीवी से कैमरे से सब कुछ निकाल लिया, मुलजिम पकड़ लिए, पकड़ के उन्होंने खुलासा कर दिया कि तबरेज़ है। अब आप एक बात बताइए कि पुलिस एक मुजरिम को पकड़ने जाएगी, वो चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी का भाई क्यों ना हो, तो क्या वहाँ वो बैंड बाजा लेके जाएगी कि भाई मैं तुम्हें पकड़ने आ रहा हूँ? और अक्सर रात की महिला पुलिस नहीं थी और महिलाएं थी अंदर घर में, कौन किस तरीके से लेटा बैठा है, ऐसी साजिशें उनका बार बार ये आरोप है कि कुछ बड़ा एक तरीके से हो सकता था, किसी अपराधी को पकड़ने गई पुलिस, ऐसा उनका कहना कह रहा है। क्या मुनव्वर राणा बड़ा अपराधी है? माफ कीजिएगा, वैसे तो वहाँ एक पुलिसकर्मी एक थी महिला, पर उस घर में महिला पुलिसकर्मी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई महिलाएं रहती ही नहीं हैं, वो सब पुरुष हैं। पुरुष भी उनके सामने शर्मा जाएंगे, मुनव्वर राना की लड़कियों के सामने। आज परसों से मेरे बच्चों को उनके नवासे बेटे बेटी इतने गंदे गंदे मैसेज भेज रही हैं कि आप लोग अपने काम क्या कर रहे हैं? मैं वो आपको पर्सनली सुना दूंगा, लेकिन टीवी पे सुन के लोग अपना टीवी बंद कर देंगे, ये मेरा दावा है। मैं अभी आपको सुनाऊंगा और आप देख लीजिए जो आप खुलकर सामने आ गई है। विवेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अब हम ये समझना चाहेंगे कि आप इस्माइल राणा आगे क्या करेंगे, क्योंकि तबरेज़ की तलाश लगातार जारी है और ये तमाम शिकायतें आप कह रहे हैं, अब आगे ये क्या करने वाले हैं? योगी, ये चर्चा में रहने का शौक है मुनव्वर राना को, और ये मुनव्वर राना मैं बता रहा हूं कि ये पागल हो चुके हैं।
क्योंकि सारे भाई उनके बम बनाते थे और क्या रेपिस्ट हैं, ये आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा मानहानि का मैं मुकदमा, अभी सब वकील आ रहा है, पूरा मानहानि का पूरे परिवार पे मैं ठोक रहा हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने, अभी कलकत्ते से मेरे पास सैकड़ों फोन आ चुके हैं कि यार इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। वो बाप जो कलकत्ते का नामचीन अनवर राना एक शख्सियत थी, आज ये बता रहा है कि मुनव्वर की वजह से बाप की पहचान बनी। अनवर राना की वजह से इसकी पहचान बनी थी। और ये जिसे सड़क छाप बोल रहा है, ये जिस वक्त मेरा कांग्रेस में जो राजीव जी के साथ जो एक रिश्ता था, उस वक्त इसका कोई मुकाम नहीं था और मैं एक शख्सियत था। लेकिन हम भी कलाकार आदमी हैं, जहाँ पे सम्मान न मिले वहाँ क्या जाना। तो राजीव जी के बाद वो बात नहीं मिली और हम फिर कांग्रेस से अपना मजदूर। और मैं, क्योंकि कल जिस तरीके से पुलिस के ऊपर लगातार वो आरोप लगाते रहे, उन्होंने कहा कि योगी की जो पुलिस है वो उनके पास आई अचानक से धमकी। क्या लगता है योगी सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश, क्योंकि आपने बार बार आप उनकी बेटियों पर आरोप लगा रहे हैं, पॉलिटिक्स का आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश है? भाई ये देखिए, इनकी 3 बेटियां पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं और कोई राज्यसभा का सपना देख रही हैं, कोई लोकसभा का और कोई असेंबली का टिकट के सब सपने देख रही हैं। वो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी में। तो मानी हुई बात है कि मोदी से वो करके संपैथी वोट इधर से लो। तो ये लोग हर जगह, इनको सियासत नजर आती है और वो भी गंदी सियासत नजर आती है। और मुनव्वर राना जो कि दिमागी तौर पे मफलूज बोलते हैं, पैरालाइज्ड हो चुका है, उसको ये लोग कैश कर रहे हैं। वीडियोज इसीलिए वायरल किए गए, इसीलिए बिल्कुल इसीलिए किए गए। और ये कि इनके लड़के को अब जब वो पकड़ भी चुका है, सारे सबूत सामने हैं, तब भी उसके साथ कोई 3rd डिग्री ना हो, कोई ऐसा ना हो, पुलिस दबाव में आके उस पर थोड़ा रहम कर दे। क्या लगता है लड़का कहाँ भागा है या मुनव्वर राणा ने छुपाया है? क्या लगता है? नहीं, खैर मुनव्वर राना इसमें छुपाएंगे नहीं, वो बाप के कहने पे कुछ नहीं। 4 महीने तबरेज आखिर कहां पर हो सकता है? आपको ब्लैकमेल करके इन बहन भाइयों ने मिलके मुनव्वर राना से लिखवा ली है सारी उनकी प्रॉपर्टी के पावर ऑफ अटॉर्नी तबरेज राना ले चुका है 4 महीने पहले। अब इस प्रकरण में अब क्या करेंगे? क्योंकि कल मुनव्वर राणा ने रिपब्लिक से बातचीत के दौरान ये कहा कि उसने खुद के ऊपर गोली चलवा के गलती करी, उनको बल्कि अपने चाचाओं को मार देना चाहिए था। इस तरीके की बात मुनव्वर ने की। ये हम लोग अभी वकील हमारे आ रहे हैं, हम सब भाई मिलके इनके ऊपर मानहानि का, इनके बीवी बच्चों पे मानहानि का, क्योंकि जो मेरे पास सारी वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो वॉइस मेल भेजा है, वो अभी आपको सुनाऊंगा भी। तो जिस तरीके का है, हमारी छोटी बेटी मलिहा राना, जिसका शौहर एक सम्मानित एयर इंडिया का पायलट है, उसके ससुर को इनकी नवासी और बेटियों ने गंदी गालियां वॉइस प्रकरण के बाद इसी कल भेजा है। कारण क्या रहा, क्यों कारण? अरे भाई, मैंने कहा ना, एक जुमला मैंने कहा कि उस घर में लेडी पुलिस की क्या जरूरत थी, वहां कोई लेडीज तो रहती नहीं है। मर्दों से ज्यादा भयानक वो औरतें हैं उनके मुनव्वर राना की घर की। मतलब जाहिल, वो जो झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाली, आप यकीन मानिए कि हम लोग सिर्फ अपने भाई से एक ताल्लुक रखते थे, इनके परिवार से हम लोग ताल्लुक कि कितना नहीं, मतलब यूं मिल गए भाई, दुआ सलाम हो गई। लेकिन इनके करीब हमारे बच्चों को हम लोग, क्योंकि अल्लाह का करम है, हम लोगों ने अपने बच्चों को सम्मानित ढंग से पढ़ाया लिखाया है और कायदे से सब हैं वो अपने अपने घरों में। और इनके यहाँ की कोई 6ठी फेल है, कोई 7वीं फेल है। मैंने कहा भी था कि मतलब इन्होंने ना अपने बच्चों को तालीम दिया, ना संस्कार दिया, ना एजुकेशन दी, और सिर्फ इन लोगों को झूठी आन बान शान दी, जिसकी वजह से आज उनके घर का ये हाल है। और उनके घर को जो करीब से जानता है वो जानता है कि इनका परिवार किस लेवल का है। एक चीज़ और समझना चाहूँगा इस पूरे प्रकरण के बाद, अब जैसे आपने कहा पुलिस के पास आप जाएंगे, तो क्या पुलिस से क्या बात करेंगे? क्या उनके पास मानहानि का दावा करने की बात आपने कही, क्या चीज़ें करेंगे? भाई खुल्लम खुल्ला उन्होंने नेशनल टीवी पर कहा है कि मेरे लड़के ने चचाओं को क्यों नहीं ठोक दिया। हमारे सब ये रहते हैं, ये भाई बैठा है हमारा राफे राना, कैंसर से पीड़ित है। एक भाई मेरा बीमारियों का खजाना है,
और एक भाई हमारा वहाँ रहता है, मैं दिल्ली रहता हूँ, और ये तो अपने लड़के को उग्र बना के, गुंडा बना के, और ये चचाओं को मरवाने का प्लान कर रहे हैं। तो अगरचे भाई मर जाएं, देखिए मौत होगी तो एसपी और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन कम से कम मर जाएं तो सही मुजरिम तक पहुंचा जाए कि ये लोग हम लोगों के कातिल हैं। मतलब अब आप अपनी सुरक्षा की भी डिमांड करेंगे ऐसा? नहीं साहब, सुरक्षा हमारी अल्लाह करने वाला है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। और इसमें आप यकीन मानिए कि हम लोग तो घरों में बैठे रहे दिल्ली से आके, और उसके बाद देख लीजिए कि दूध का दूध, पानी का पानी पुलिस ने कर दिया, प्रशासन ने कर दिया। और भाई इसको तो हम उन लोगों को, अगर एसपी साहब कहें तो मैं रिवॉर्ड देना चाहूंगा। हाँ, अगर हम लोग अरेस्ट हो गए होते फर्जी केस में तो मुनव्वर राना यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इन लोगों को रिवॉर्ड देते। अभी फिर जैसे अगर आप पुलिस के पास जाते हैं तो उसके बाद का क्या प्रकरण होगा? भाई सब बस मेन ये है कि एक तो मानहानि का करेंगे, वरना हमारी आने वाली नस्लों को इनकी नस्लें ये कहती रहेंगी कि भाई तेरा बाप तो बम बनाने वाला था और रैपिस्ट था और क्या शराब पी के नालियों में पड़ा रहता था। तो भाई मैं यही कि अगर शराब पीते भी थे तो उस वक्त यह हैसियत नहीं थी कि वो चुल्लू और बंगलू पीने वाला, बल्कि अच्छी ही शराब पीते होंगे तो वो पी के नाली में तो नहीं पड़ा रहेगा। चाहती हूँ कि आखिर बदनाम करने की ये साजिश क्यों रची जा रही है, ये मेरा सवाल इस्माइल राणा से है। फौजिया राणा नहीं है, फौजिया राणा हमारी एंकर है। मैं नहीं फौजिया राणा है, नहीं फौजिया राणा है, नहीं है, नहीं बिल्कुल हमारी एंकर है। विवेक, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हेलो, इस्माइल राणा से बिल्कुल सवाल है मेरा कि आखिर ये बदनाम करने की साजिश क्यों रची जा रही है, ये षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है? भाई हमारे भाई साहब जो हैं, खैर इस मामले के माहिर हैं। जो आदमी अपने बाप और अपने माँ को बदनाम कर सकता है, जिसकी वजह से आज ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो वो किसी को भी बदनाम कर सकता है। और मैंने अभी कहा कि अगरचे इसने जो 307 की धारा हम सब भाइयों पे और भतीजों पे लगवाया था, अगर पुलिस ने उस फर्जी केस में हम लोगों को बंद कर दिया होता तो मुनव्वर राणा आके यहाँ भांगड़ा करते हुए पुलिस को रिवॉर्ड दे रहा होता कि आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब पुलिस ने निष्पक्षता से और सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस केस का पूरे ढंग से खुलासा किया तो आज पुलिस करप्ट है। तो भाई पुलिस तो दूर की बात है, जिस माँ की शायरी पे इसने इतना अपना नाम कमाया, आज घर में उस माँ और उस बाप को ये नहीं बख्श रहा है। जी हेलो, इस्माइल राणा साहब, 28 तारीख से लेकर जब कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कोतवाली में, 28 तारीख से लेकर अब तक तबरेज राणा लापता है, गायब है। उसको ढूंढने की लगातार हर संभव कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा। आपको क्या लगता है कहां छिपा हो सकता है तबरेज? भाई देखिए, वो अपने किसी न किसी बहनोई के साथ, उसके सैकड़ों ठिकाने हैं, वो वहां चला गया होगा। और पुलिस भी कोई भगवान नहीं है कि वो पता कर ले, पुलिस कोशिश कर सकती है। तो ये पुलिस का काम है, मैं क्या जानूं। भाई मुनव्वर राणा तो उसे हौसला दे ही रहे हैं कि अब चचाओं को जाके मारो गोली। तो ये तो सब कहाँ होंगे कहाँ नहीं, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। इस्माइल राणा साहब, आपको क्या लग रहा है कि तबरेज के साथ इस पूरे षड्यंत्र में और भी लोग मिले हो सकते हैं? इसकी बहनें और इसके कुछ बहनोई, सुमैया राणा इसमें इन्वॉल्व है। जी, सारी साजिश जो रची गई है इस ड्रामे की, वो स्क्रिप्ट इसके घर के ही 2-3 लोगों ने, जिसमें ये मैं दावे से कहता हूं कि मुनव्वर राणा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस स्क्रिप्ट में। इसकी बहनों का, इसका और इसके बहनोइयों का 1-2 उन लोगों का हाथ है इसमें, इस स्क्रिप्ट को लिखने में। और उसको फाइनल कैरेक्टर बनाने के लिए रायबरेली में जो छोटभैये भूमाफिये हैं उनका सहारा लिया गया।
और पुलिस कप्तान ने इस पे खुलासा भी कर दिया गया है कि किसी को होर्डिंग की लालच देके और किसी को प्लॉट बिछवाने की लालच देके उन सबों को इस केस में शामिल किया। जी इस्माइल जी, जब मुनव्वर राना ने ये कहा कि उनके भाई उनकी संपत्ति के पीछे पड़े हैं, उनकी जान के पीछे पड़े हैं, इसके साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार के ऊपर भी सवाल उठाए। यानी कि साफ साफ ये समझ में आता है कि अपने पारिवारिक विवाद की वजह से उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। देखिए, सरकार को इस वक्त घेरने की वो पोजीशन ही में नहीं है। वो मैं कल से बोल रहा हूं कि ये एबनॉर्मल हो चुके हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं है और इसी कंडीशन में इनकी बेटी बेटे इनको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। इसके अलावा और कोई नहीं। मुनव्वर राना इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है। वो कल से क्या क्या बयान दे रहे हैं, हर टीवी पे बयान को दूसरी तरफ घुमा देते हैं, जबकि हम लोगों को भी आप लोगों ने, आपके सम्मानित चैनलों ने मौका दिया। हम लोग कल से एक ही बात बता रहे हैं कि ये मामला है। कल भी बताया कि इसमें मेरे भाई को इन लोगों ने काशीराम बना दिया है। वो काशीराम की तरीके से उन लोगों को, उन मुनव्वर राना को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मतलब पागल हो चुके हैं। कल जो इन्होंने बयान दिया था बाप के बारे में, कल जब हमारे साथ रिपब्लिक भारत से खास बातचीत मुनव्वर राना ने की थी तो उन्होंने ये कहा कि खुद पर गोली क्यों चलवाता मेरा बेटा, उसको तो चाचा पर चलवानी चाहिए थी। जी, उसी के लिए हम लोग आज सिटी एसपी साहब से भी मिलेंगे और मानहानि का हम लोग मुकदमा कर रहे हैं। और हमारी जान को अब हमें अपनी जान का इतनी वो नहीं है, लेकिन हमारे छोटे भाई भतीजे यहाँ रायबरेली में रहते हैं, तो उसके लिए हम लोग एसपी साहब से और कोतवाल साहब से बात करेंगे कि साहब इनकी सिक्योरिटी कैसे की जाए, ये आप लोग बताइए। जी इस्माइल जी, क्या शुरुआत से ही मुनव्वर राना के साथ आप लोगों के रिश्ते इस तरीके थे या अचानक से ऐसा सिर्फ संपत्ति की वजह से हो गया? उनका और उनके परिवार के साथ क्या शुरुआत से ही रिश्ते आप सभी भाइयों के इसी तरीके से थे, विवाद होता रहता था? 1986 में इन्होंने बाजीगर का कैरेक्टर किया था कि मेरे बाप की कलकत्ते में सारी जायदाद धोखा देके अपने नाम करवा लिया था और उससे 5 साल पहले मेरे बाप को रायबरेली भिजवा दिया था कि आप वहां जाइए। और 86 में इन्होंने सब अपने नाम करवा के और बाप के पीठ में खंजर मार दिया था। लेकिन हम लोग अपने रिश्तों को निभाने के लिए हम लोगों ने अपने मुंह को बंद रखा था, लेकिन मेरे बाप जो है घुट घुट के इस दुनिया से चले गए, फिर भी हम लोग खामोश रहे और मतलब बस कि कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। बनावटी रिश्ते थे, शहर में जिले में पूरा ये मशहूर था कि यार इनके यहाँ बड़ा एका था। आज भी आप देखिए कि हम लोगों के सारा परिवार, सारे भाई भतीजे सब एक हैं, एक घर में रहते हैं, लेकिन मुनव्वर राना अकेले हैं। अब आप लोग खुद अंदाजा लगा। हालांकि इस्माइल राना जी जो वो लिखते हैं उससे तो ये समझ में आता है कि मेरे हिस्से में माँ आई, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती हैं। ये तमाम बातें जब वो लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कितने पारिवारिक व्यक्ति हैं, अपने माता पिता, अपने भाइयों से, अपनी जड़ों से कितने जुड़े हुए हैं। लेकिन सच्चाई तो दरअसल कुछ और है असलियत में। मैं घर में छोटा था, ये मेरा सबसे छोटा भाई जमील है, माँ उसके पास रहती थी, इनके पास कभी माँ नहीं रही। ये सब फर्जी वाले की इन्होंने शायरी की है। देखिए एक बात बता दूं कि इनसे बेहतर रावण था। रावण मुनव्वर राना से बेहतर था। रावण के 10 चेहरे और 10 के 10 सामने थे, दिखाई देते थे। मुनव्वर राना के 10 चेहरे हैं, उसमें दिखाई सिर्फ एक चेहरा देता है, 9 चेहरे छुपाए रखते हैं हमेशा, और वक्त वक्त पे जिस चेहरे की जरूरत होती है वो चेहरा ये निकालते हैं। ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई कि 86 में भले ये पूरा का पूरा विवाद यहाँ पर शुरू हुआ और यहाँ तक आ पहुंचा है कि तबरेज खुद पर गोलियां चलाता है और अपने चाचाओं को, उनके बच्चों को, परिवार को फंसाने की कोशिश करता है। यूं तो उनके परिवार की ओर से कहा जाता है कि सब कुछ पूरा, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, तो फिर ये स्थिति क्यों?
देखिए, जब तक हम भाइयों का मामला था तो सब एक दूसरे को सह लिए थे, और ये मेरे बाप की तीसरी जनरेशन में, जो कि हमारे परिवार में सबसे गंदा लड़का इसने जन्म लिया था, इसकी आकांक्षाएं, इसकी सोच बहुत बुलंद हैं। आज भी उसके दरवाजे पे कम से कम 1 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, और इसकी आमदनी एक मोटरसाइकिल खरीदने की नहीं है, तबरेज की पर्सनल आमदनी एक मोटरसाइकिल लेने की हैसियत नहीं है। इसको जब ये हुआ, और खासकर जब पिछले साल मुनव्वर राना ने ये अनाउंस किया था कि बाबरी मस्जिद मेरी ज़मीन पे बनाई जाए, ये कि मतलब बाबरी मस्जिद मेरी ज़मीन पे बनाई जाए, वहाँ से जो मुनव्वर राना ने कल कहा भी कि मैंने ये ऐलान किया, तो मेरे भाई उससे परेशान हो गए। परेशान नहीं हुए, भाइयों ने तो वहाँ 1 इंच जगह नहीं बेची है। इनका लड़का लगभग 1.5 करोड़ की जगह बेच के भाग गया। उस पर हम लोगों ने कोर्ट में फौरन बंटवारे के लिए केस किया, और अखबार में नोटिस दे दिया कि ये जगह अभी कोई बेच नहीं सकता है, और जो बेचेगा खरीदेगा जिम्मेदार होगा। ये लगभग 1 हफ्ते पहले ये अखबारों में आया है। और उसी के बाद जब उस लड़के को ये हुआ कि यार अब तो हम जगह नहीं बेच पाएंगे, तो उसने ये साजिश किया कि चचाओं को सबको अंदर कराओ, कोई रह नहीं जाएगा, औरतें आके मेरे बाप के पांव पे गिरेंगी, और फिर अपनी शर्तों पे उनकी जमानत करवा दी जाएगी, और मैं ज़मीन बेचूंगा, और चचा चचेरे भाइयों को इस्माइल साहब, आपने सबके बारे में बातें कही हैं, आपने सब पे आरोप लगाए, लेकिन साथ ही आप ये भी कह रहे हैं कि ये जो साजिश रची गई है उसमें आपके भाई मुनव्वर राणा का कोई हाथ नहीं है। यानी एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है आपके मन में अभी भी है, तो आप कोशिश करेंगे क्या भाई से बात करने की? पर्सनली आपको उनके बच्चों से समस्या है, लेकिन क्या आप पर्सनली बात करेंगे अपने भाई से? नहीं, देखिए, नहीं करेंगे, मैंने कहा ना कि वो इस वक्त दिमागी तवाजुन जो है उनका सही नहीं है। भाई, समझौते की कोशिश के लिए तो मैं 6 महीने पहले इनके पास गया था, और हमने कहा कि भाई हम लोग उम्र के उस पड़ाव में हैं कि कोई किसी वक्त भी निकल सकता है, तो क्यों ना हम लोग अपनी ही जिंदगी में इसका मोहब्बत और ठीक ढंग से बंटवारा कर लें, और ताकि तीसरी जनरेशन के सहारे ये न छोड़ें। तो इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन 25 दिन के बाद मालूम हुआ कि रायबरेली पहुंचे हैं, और सारी अपनी प्रॉपर्टी के कागज अपने बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करने के लिए यहाँ पहुंच गए थे। जब 6 महीने पहले जब आप उनके पास समझौते के लिए गए, तो उसी के बाद उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी? उसी के बाद दी, उसी के बाद जमीन दी, और पावर ऑफ अटॉर्नी मिलते ही उसने 1 बीघा जमीन, जो कि लगभग 1.5 लाख के करीब मालियत होती है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब, वो उसने फौरन बेच दिया। और पावर ऑफ अटॉर्नी अचानक से पिता के रहते हुए उनको देने का मकसद क्या? क्या इसके पीछे भी कोई साजिश आप देखते हैं? हाँ, यही इनकी पत्नी, मतलब इसने, तबरेज ने माँ पे दबाव डाला कि सब मेरे नाम कराओ, और नहीं तो ये बैठक वहाँ होगी रायबरेली में। बैठक मतलब जो हमने ऑफर किया था भाई को कि भाई हम लोग बैठ के कर लें, तो उसे ये डर था कि कहीं ये लोग सब भाई बैठ के और इसमें कुछ ऐसा ना कर लें कि हमारा नुकसान हो। तो इसने माँ पे दबाव डाला, और इसकी बहन सुमैया राना और जो हैं उन लोगों ने ये डाला कि भाई जो है इसके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी लिखो। एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जैसे इसमें कई जगहों पे आपसे बात हुई, आपने बताया कि कुछ प्रॉपर्टी आपके 2 भाइयों के नाम है, कुछ पिता के नाम थी, वो अचानक से कैसे सभी के नाम चली गई? क्या कहाँ पर एक तरीके से? देखिए, मेरे पिता ने जो ज़मीन ली, आज भी सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है मुनव्वर राना के नाम है, क्योंकि मुनव्वर राना घर के बड़े थे, बाप यहाँ आ गए थे, उन्होंने सारी ज़मीन बनाई, और 7 बीघा के करीब मुनव्वर राना के नाम है। 7 बीघा मीन्स लगभग 5 एकड़ के करीब मुनव्वर राना के नाम है। 4 बीघा मेरे बाप के नाम है। 2 बीघा मेरे और मेरा छोटा भाई राफे उसके नाम है। 3 बीघा यानी 2 एकड़
हमारे भतीजे यानी स्वर्गीय भाई यहिया का बेटा यासर राणा, उसके नाम। ये पिताजी अपनी जिंदगी में करके ये मतलब गए हुए थे कि उन्होंने सबके नाम से खरीदी थी। किसी के नाम ज्यादा जमीन, किसी के नाम कम जमीन, इसका कारण ये था कि बंटवारा अभी नहीं हुआ था। बाप सब बना रहे थे कि बाद में बंटवारा करेंगे, लेकिन उनको किडनी प्रॉब्लम हो गई और साल 1.5 साल तो वो एकदम सेंसलेस रहे और अचानक उनकी उसी में मौत भी हो गई। वो इस सन में उनका देहांत हुआ, कितने साल पहले उनका? 2000 में उनका देहांत हुआ है। किस साल हो? जी, और आप देखिए अब तक कोई बंटवारा नहीं। हमारे भाइयों की एकता ये थी कि तब से आज तक किसी एक चीज का बंटवारा नहीं हुआ। और हाँ, 1986 में जो हमारे बड़े भाई साहब ने बाप के कारोबार और जो चीजें कलकत्ते की थी उस पे जरूर सब अपने नाम करवा लिया था अपनी। वो जो ट्रांसपोर्ट का जिक्र होता है, वो ट्रांसपोर्ट किसके नाम है, कौन चलाता है उसका? नहीं, वो ट्रांसपोर्ट जो राणा ट्रांसपोर्ट मेरे बाप की बनाई हुई थी, उसे तो मुनव्वर राणा ने 1984 या 85 में बंद कर दिया और उसकी जगह पे इन्होंने गजल रोडवेज खोला और ट्रांसपोर्ट का काम पैसा उसी का सारा पैसा लगा करके इन्होंने अपने नाम जो खोला वो खोला गजल। सारा मेरे बाप के नाम से जो प्रॉपर्टीज थी वो औने पौने बिकवा के सारा पैसा अपने कारोबार में लगाया था। पिताजी ने कुछ विरोध नहीं किया इस बात पे? या आप लोगों ने कोई विरोध नहीं? देखिए, यही तो बात है कि हमारे यहाँ इतना था कि मुनव्वर राणा का हमारे जितने भाई हैं, ईश्वर की सौगंध सब ने उनके पांव दबाए हैं। अभी 2-4 साल पहले तक, 2 साल पहले तक मैंने इनके एम्स में आधा घंटा पांव दबाया है। हमारे यहाँ ये संस्कार का आलम था और मेरे पिताजी ने कह दिया कि देखो जो हुआ है सब चुप रहो, और हम लोग बस रिश्ते निभाने के लिए जुबान बंद कर लिए और कुछ नहीं बोले और आज तक निभाते लाए। बाप को मरे हुए 21 साल के करीब हो रहे हैं, लेकिन इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अब जो उनकी संपत्ति थी उसमें जरा सा कोई बंटवारा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ऐसी कोई था ही नहीं कि यार इसको तोड़ भांग यूं करो, ये सब चल रहा था। और इसीलिए बड़े भाई से हमने ये कहा 6 महीने पहले कि भाई अब हम लोग का टाइम जो है कभी भी हम लोग निकल सकते हैं, तीसरी जनरेशन के आने से पहले हम लोग सब अलग अलग करवा दें ताकि उन लोगों में कोई ऐसी पोजीशन ना आने पाए। तो अभी फिर उनके पिताजी के जाने के बाद तब से भी लगातार आप लोग सब कुछ एक साथ सामंजस्य के साथ चलाते रहे, कोई दिक्कत नहीं आई? मेरे पिताजी के जाने जी 2000 में जब वो गए उसके बाद भी सब कुछ सामंजस्य? नहीं, वो कारोबार तो उन्होंने राणा ट्रांसपोर्ट खत्म करके अपनी गजल रोडवेज बना लिया और वही जो बाप का बिजनेस था उसमें हमारे 2 भाइयों को उन्होंने स्टाफ की तरह रख लिया। लेकिन मैं शुरू से मुनव्वर राणा से मिजाजन मेरा आप लोग क्या करते हैं साहब? आप मेरा भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस है। तो वो आपने मतलब पिताजी से अलग? ना, मेरा अपना दिल्ली में मैंने अपनी मेहनत से अपने उससे बनाया। ये मुनव्वर राणा जानते हैं, मुनव्वर राणा ने 50 सैकड़ों लोगों को ये बात कही है कि भाई इस्माइल राणा एक मजबूत और हिम्मती आदमी है, हार मानने वाला नहीं है और ये अपने दम से अपने पांव पे खड़ा हुआ। बाकी भाइयों का क्या कारोबार? बाकी भाई सब बस अब इसके आगे अब मैं क्या कहूँ? मेरा पूछने का मकसद देते हैं, क्या पिताजी के उससे जो पिताजी की कमाई थी उससे बाकी भाइयों ने अपने आप को सेटअप नहीं किया? नहीं सिर्फ मुनव्वर ने ही अपने पिताजी की कमाई से अपने आप को सेटअप किया, ऐसा आप कहना चाहते हैं? जी, 2 भाई उस वक्त हमारे नाबालिग थे। एक की उम्र उस वक्त शायद 9 साल थी और 9-10 साल थी और एक की उम्र रही होगी 12-12 साल के करीब। और जो राफे राणा हमारा भाई जो 3 महीने से कैंसर में पीड़ित हो गया है, वो उसकी उम्र उस वक्त थी लगभग 24-25 साल। हमारी उम्र थी 28 साल। हमारा छोटा भाई स्वर्गीय यहिया वो लगभग 26 साल का था। हम लोग सब जवान थे, लेकिन बाप ने जिस वक्त ये हुआ कलकत्ते से ये लोग आए और सारा उनके साथ वो हुआ तो मेरे बाप मुंह लपेट के लेट गए। हम लोगों से सिर्फ एक बात बोली कि मेरी चीज़ थी, जो मैं वहाँ फैसला करके आ गया हूँ, कोई कुछ बोलेगा नहीं। और वो दिन आज का दिन हम लोगों ने कभी कोई जान ही नहीं पाया कि हमारे घर में हुआ क्या। अब क्या उम्र के इस पड़ाव पे आप लोगों ने ये सोचा कि अब बंटवारा कर लिया 6 महीने पहले जो आपने चाहा? जी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि बज़ाहिर जो मुनव्वर राणा का लड़का है उससे जो लोग भी एक बार मिले हैं तो वो सोचे होंगे कि यार ये किस शहंशाह की औलाद है, उसके हाव भाव। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं,
हम लोगों के बच्चे जो हैं वो जरा तो अब ये हुआ कि भाई ना भी हो तबरेज ऐसे, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती है। तो ये हुआ कि भाई तीसरी जनरेशन के लिए क्यों झमेले छोड़े जाएं। हम लोग भाई हैं, एक दूसरे के लिए दिल में जगह है। कोई कहीं झुक जाएगा, कोई कहीं बैठ जाएगा और मामले का हल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरे बड़े भाई सेहत के एतबार से फिनिश हो चुके हैं, दिमागी तौर पे फिनिश हो चुके हैं, इसलिए वो इस बात को नहीं समझ पाए और ये नौबत आ गई। आपने बेटियों पर जो आरोप लगाया, क्या बेटियों ने कभी इस तरीके कोई कोशिश करी आप लोगों के बीच में वैमनस्यता पैदा करने, क्योंकि आप बार बार बेटियों को लेकर के कई उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कोई कोशिश कभी उन्होंने करी? क्या आप साहब मैं ये न्यूज़ खत्म होने के बाद आप लोगों को उनकी कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा और ये मेरा दावा है कि अगर आप सर झुका के कानों में उंगली ना डाल लें तब आप कहें भाई घर के लोगों को तो घर ही वाले समझ सकते हैं, हमारा बिरवा कैसा है तो वो बिरवा की परख तो हमें होगी अगर हम सच्चे किसान हैं तो सिर्फ एक बहन, जैसे आपने सिर्फ सुमैया का जिक्र किया, तो सिर्फ उनका या बाकी जो 3 बहनें हैं, 4 बहनें? भाई मुनव्वर राना की बेटियां ही नहीं, उनकी औलादें यानी उनकी नवासियां, 14 साल 15 साल की नवासी का मैं अभी आपको दिखलाऊंगा, क्योंकि वो मैं टीवी पे नहीं दिखला सकता हूं, मैं नहीं सुना सकता हूं वॉइस रिकॉर्डिंग। मतलब वो क्या होता है व्हाट्सएप पे जो भेजते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस नोट, वो मैं आपको इस चैनल पे नहीं दिखला सकता हूं। उनकी लड़कियों के वो डायलॉग मैं नहीं सुना सकता हूं यहाँ पे। तो क्या वो परिवार को तोड़ने जैसे रहते? वो आज से नहीं, ये कम से कम 30 सालों से ये साजिश इनके बच्चे जिस तरीके से कर रहे थे कि बस हम लोग उसको निभा रहे थे और हमेशा से ये ताने कि उनके बाप हम लोगों के घर चलाते हैं, उनके बाप मेरे बाप को खिलाते हैं। तो आप लोग तो खुद बता रहे हैं आप लोग का अपना बिजनेस है, तो ये ऐसा भ्रम क्यों उनके बच्चों के मन? क्या मुनव्वर राणा ने ऐसा भ्रम? राणा ने समझाया है ये, मुनव्वर राणा ने। हाँ, ऐसे ऐसे हालात आए कि भाई कोई बीच में मेरे भी ऐसे हालात थे कि मैं 100-100 200 रुपए के लिए परेशान था। तो जहां पे मुनव्वर राना जिस वक्त 50,000 रुपए का टूर आज से 25 साल पहले लगाते थे, अपनी बीवी और सालियों को लेके घूमने जाते थे, उस वक्त हम लोग 200 रुपए के लिए मोहताज रहते थे। तो क्या मुनव्वर फिर उस वक्त मदद नहीं करते थे? मदद करते थे, टुकड़े डालते थे और हमेशा इस बात का उनसे झगड़ा मेरा होता था कि भाई ये भाइयों की इमदाद करना छोड़ दो, भाइयों को उनके पांव पे खड़ा करो। और मैं सिर्फ कहता नहीं था, जब इनका लड़का नाकारा और निकम्मा था तो 2 साल पहले उनके लड़के के ऊपर मैंने 30 से 35 लाख रुपए खर्च किए। किस बात के लिए? कि ये कंपनी है वो जो गजल रोडवेज बाप को करके धोखे अपनी बनाए थे वो खत्म हो चुकी है लगभग, कि उसमें फिर से जान आवे और ये देखें उसको। तो मैंने इसके ऊपर कम से कम 30 से 35 लाख रुपए अपना लगाया और इनके बाप का उस पे 40-45 लाख लगा। लेकिन ये ऐसा चलता है क्या गजल रोडवेज आपके हिसाब से, क्या तबरेज उसको चला पा रहा है? नहीं चला? ना, अरे वो तो छोड़े हुआ है आज कम से कम 6-7-8 साल से। तो उसको फिर कौन देखता है? अभी सब स्टाफ हैं अपना, बस ऐसे ही जो चल रही है। और अभी हमने 2 साल पहले उसको जिंदा करवाने की कोशिश की थी, लेकिन ये जब इसको मैंने 1 साल के बाद देखा कि मैं हर महीने 2.5 लाख 3 लाख इसकी कंपनी पे लगा रहा हूं अपना। आप लगा रहे थे? मैं लगा रहा था। आप क्यों, मतलब मुनव्वर साहब को सपोर्ट करने के लिए? भाई यही कि उनको निहायत चिढ़ थी अपने लड़के से। और उन्होंने क्या मुनव्वर राणा साहब भी तबरेज को नहीं पसंद करते हैं? कभी मतलब पूरी फैमिली को नहीं पसंद करते थे, क्योंकि एम्स में जब ये भर्ती होते थे कुछ दिनों पहले, अरे ये 10 साल से भर्ती हो रहे हैं, तो इनके जितने मिलने वाले आते थे वो लोग देखते थे कि भाई लोग कैसे सेवा कर रहे हैं। और ये फैमिली जाती थी तो मुनव्वर राना बोलते थे यार उन लोगों को मत बुलाओ, वो साले यहाँ आएंगे तो पिकनिक मनाएंगे। बिल्कुल। तो ये खबर रिपब्लिक पर जारी है और मुनव्वर का पूरा सच आप देखते रहिए।